So hello guys, welcome again to our class, that is Moisture Physics. So today we are going to discuss our some next 5 questions of our important chapter, that is current electricity. Last में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे. आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से डिस्कस करेंगे. देखेंगे क्वेश्चन बहुत लेंथी है, वही नहीं लिखा गया है. देखें क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहे हैं आपके पास. ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मेटल ऑफ रेजिस्टिविटी रो हैज़ डायमेंशंस ऑफ d इंटू 2d इंटू 3d. ठीक है भाई. ए पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन टू ऑपोजिट फेसेस ऑफ द ब्लॉक. पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करा गया. देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. आपके पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक की बात करी गई है जिसके डायमेंशंस d इंटू 2d इंटू 3d जो है आपके पास गिवन है, और आप उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करते हैं. ठीक है, कहाँ पे अप्लाई करते हैं. दो ऑपोजिट फेसेस के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर दे रहे हैं. ठीक है, पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में टू विच टू फेसेस ऑफ द ब्लॉक शुड द पोटेंशियल डिफरेंस V बी अप्लाइड टू गिव द मैक्सिमम करंट डेंसिटी. व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट डेंसिटी. मतलब अब आपको ये बात करी गई है कि आपके पास ये जो ब्लॉक दिया गया है इसके दो फेसेस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस करना है. तो वो दो फेसेस कौन से होंगे जहाँ से आपके पास उस ब्लॉक में करंट डेंसिटी आपको मैक्सिमम मिलेगा. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करना आपको, सिंपली जिस टर्म की बात करते जाता है उसका यूज़ करना रहता है. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, बोर्ड क्वेश्चन तो बहुत ईजी रहता है, आपको पता है. ठीक है, जो भी टर्म्स की बात कर रहा है उसका आपको यूज़ करना है. तो यहाँ पे करंट डेंसिटी की बात कर रहा है तो मैं यहाँ पे करंट डेंसिटी का यूज़ करूँगा. J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई रहता है. ठीक है, अब आपको यहाँ पे बोला है कि आप कौन से दो फेसेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें जिससे आपको मैक्सिमम करंट डेंसिटी मिले. मतलब कि आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट डेंसिटी के अक्रॉस रिलेशन बनाना होगा. तो वो मैं कैसे बना सकता हूँ. J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू V ओवर L लगाऊंगा. ठीक है भाई, यहाँ पे V आ चुका है, L आ चुका है. ठीक है, J आ चुका है. दो टर्म आपको चाहिए थी, J और V दोनों प्रेजेंट है. अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर है. ठीक है, तो मतलब अब आपके पास उसने मैक्सिमम करंट डेंसिटी पूछा है, ये चीज़ मैक्सिमम पूछी है. ये चीज़ मैक्सिमम कब होगी, जब ये वाली मिनिमम होगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है करंट डेंसिटी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है L के. ठीक है, अब ये L क्या है, ये L है आपके पास डिस्टेंस, लेंथ है. ठीक है, लेंथ है किसके बीच का, दो कॉर्नर्स के बीच का उस बॉक्स के. अगर ये लेंथ L है तो मैं इसको डिस्टेंस D भी लिख सकता हूँ. ठीक है, समझ आ गया भाई. ठीक है, फिर से आपके पास ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये आपके पास D कम होगा. क्लियर है. तो मतलब D के कम आने पे करंट डेंसिटी मैक्सिमम होगा. अगर ये D कम होगा तो बाकी दोनों जो फेसेस बचे आपके पास कौन कौन से भाई, 2D इंटू 3D, इनके अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो आपके पास करंट डेंसिटी मैक्सिमम आ जाएगा. ठीक है भाई. ठीक है, बात समझ आ गई. पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करेंगे, ये ज़्यादा होगा तभी आपके पास करंट डेंसिटी मैक्सिमम आएगी. इसको आप ऑलरेडी मिनिमम कर चुके हैं. ठीक है, तो आपके पास सिर्फ ये वाले दोनों ही डायमेंशन जो है बचे हैं. ठीक है, ये ऑलरेडी मिनिमम हो चुका है. तो बात समझ आ गई. तो इसका ऑप्शन आपके पास इसका जो सोल्यूशन आया वो क्या आया, D मिनिमम होगा तब ये मैक्सिमम आएगा. ठीक है, अब उसके बाद आपको करंट डेंसिटी पूछा गया है, मैक्सिमम करंट डेंसिटी आपको यहाँ पे पूछा गया है. तो आपके पास वो यही आ जाएगा, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू V ओवर D. ठीक है, यही आपके पास मैक्सिमम होगा. आप यहाँ पे मैक्सिमम लिखेंगे. क्लियर है. तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया. अब आप इसका कुछ इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में भी कुछ इसी तरीके का टर्म जो है दिया गया है. देखेंगे, टू विच टू फेसेस ऑफ द ब्लॉक शुड द पोटेंशियल डिफरेंस V बी अप्लाइड टू गिव द मैक्सिमम करंट. व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट. अब आपको यहाँ पे मैक्सिमम करंट की बात करेगी कि आपके पास मैक्सिमम करंट कैसे मिलेगा. और आपको एक चीज़ और पूछी गई है यहाँ पे, एक चीज़ और पूछी गई है भाई यहाँ पे मैक्सिमम करंट. ठीक है, मैक्सिमम करंट की ही आपको यहाँ पे बात करी गई है. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आप फिर से V इज इक्वल टू I इंटू R लगा सकते हैं इस बार. अब करंट की बात करी गई है, यहाँ पे करंट डेंसिटी की बात करी गई थी, यहाँ पे आपको करंट की बात करी गई है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे I इज इक्वल टू V ओवर R लिखूँगा.
ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करंट और वोल्टेज का डिफरेंस जो है नज़र आ रहा है, डिफरेंस नहीं सॉरी रिलेशन नज़र आ रहा है आपको करंट और वोल्टेज का नज़र आ रहा है रिलेशन यहाँ पे। तो अब मैं इसको आर का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ भाई, आर का आपको सभी को वैल्यू पता है, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल ओवर ए रहता है। तो मैं यहाँ पे रो इंटू एल ओवर ए ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे रिलेशन जो है आपके पास आ गया है। कुछ इसी तरीके का रिलेशन यहाँ पे भी था, L यहाँ पे है तो मैं इसको फिर से V इंटू ए ओवर रो इंटू डी लिखूँगा, ठीक है। अब करंट आपको मैक्सिमम कब मिलेगा, जब आपके पास डिस्टेंस D जो है वो मिनिमम होगा। अब ये डिस्टेंस D जो है आपके पास मिनिमम हो चुका, बाकी वाले डायमेंशन जो हैं वो कौन से बचे हैं, 2D इंटू 3D, मतलब आप पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 2D इंटू 3D के अक्रॉस अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिससे आपको करंट जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। बात समझ आ गई। आपको मैक्सिमम करंट भी पूछा गया है, तो मैक्सिमम जो करंट का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा आपके पास, आप V इंटू एरिया का जो वैल्यू पुट करेंगे वो क्या पुट करेंगे आप 2D इंटू 3D ओवर रो इंटू डी हो जाएगा भाई, ठीक है। तो जो मैक्सिमम करंट का वैल्यू आया आपके पास दैट शुड बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा भाई, V इंटू 6D। तो यही आपका आंसर है। ये डायमेंशंस हैं भाई, ये D से D कट नहीं जाएगा, इतना ही रहेगा, यही आपका जो है इसका सॉल्यूशन जो है रहेगा, ठीक है। तो आपको आई मैक्स जो है वो कैलकुलेट करना था, तो वो आपके पास आ चुका है। यहाँ पे 6 लिखा है, D स्क्वायर नहीं कर देंगे, डायमेंशंस है ये, ठीक है भाई। तो इस तरीके से था क्वेश्चन नंबर 14। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। So now next move to the question number 15 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दिया गया आपके पास, अब क्वेश्चन आपके सामने है भाई, मैंने स्टेटमेंट इसका नहीं लिखा है। देखो आपके पास कुछ एक कंडक्टर दिया गया है, ठीक है, ये कंडक्टर की बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है, जिसका आपको एक क्रॉस सेक्शन दिया गया है 2.50 मिलीमीटर, ठीक है, और वहीं उसका आपको एक डायामीटर दे रखा है, ठीक है, 14 मीटर आपको डायमीटर दिया गया है। वहीं उसके एंड्स अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 0.104 ओम, ठीक है। पहले आपको इसमें रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है भाई। सेम क्वेश्चन ऐसा बोर्ड में पूछा गया था पहले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन ही फॉर्मूला बेस आपको पहले बता चुका। जो बोर्ड में जो क्वेश्चन जनरली आते हैं उसमें आपको सिंपली टर्म्स का पूछा जाता है, कैलकुलेट करवाने का पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे रेजिस्टिविटी पूछा गया है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, फिर आपको करंट पूछा गया है। देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको जो जो टर्म्स दिया जाता है उसका आपको रिलेशन जो है सारा याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि एक रिलेशन में दो रिलेशन भी आगे यूज़ हो सकते हैं उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको रो कैलकुलेट करना है, मतलब रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो इंटू एल ओवर ए रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसका जो फॉर्मूला है वो निकाल सकता हूँ, R इंटू ए ओवर एल हो जाएगा। वह रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे जो लेंथ जो है आपको वो भी दे रखा है, ठीक है। और आपको इसका भाई लेंथ जो है आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये क्या दे रखा है इन्होंने, एक मिनट। जो लेंथ है इसका R दे रखा है आपको 0.104 ओम, ठीक है। और कैरिंग आपको सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिया गया है। A electrical conductor designed to carry large currents has a circular cross section 2.50 मिलीमीटर in diameter and 14 मीटर long। सॉरी, ये वाला जो है टर्म जो है आपके पास भाई ये डायामीटर है, ठीक है। ये टर्म जो है आपके पास डायामीटर है पूरा, ठीक है। और ये आपके पास लेंथ है, ठीक है। ये आपके पास लेंथ है और ये इसका डायामीटर जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो आपके पास तीनों चीज़ें ऑलरेडी प्रेजेंट है। लेंथ आप यहाँ पे रखेंगे 14 मीटर, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस रखेंगे 0.104 ओम रखेंगे। एरिया का वैल्यू क्या रहता है आपके पास, वायर की जब भी बात करेगा या कंडक्टर की बात करेगा तो आपको पता है उसका एरिया जो है पाई आर स्क्वायर यूज़ होगा। वैसे भी आपको पहले बता चुका हूँ, जब भी आपको डायामीटर की बात करें तो आप याद रख लें कि वहाँ पे आपको रेडियस के तौर पर उस डायामीटर को यूज़ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, 3.14 लगाएंगे इंटू आर का वैल्यू आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे तो 1.25 हो जाएगा,
ठीक है, और उसको मिलीमीटर को आगे कन्वर्ट कर देंगे। लेंथ का वैल्यू आप यहाँ पे 14 रखेंगे। अभी बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से रेजिस्टिविटी निकल के आ जाएगा। अब आगे देखेंगे करंट आपको कैलकुलेट करना है। फिर से ऐसा क्वेश्चन मैं फिर से कह रहा हूँ कि बोर्ड में पूछा गया था पहले भी। अभी देखेंगे इसमें करंट आपको कैलकुलेट करना है। देखो करंट कैलकुलेट करने के क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं, बड़े सिंपल तरीके हैं क्वेश्चन कैलकुलेट करने के, कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। करंट कैलकुलेट करने के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। I इज इक्वल टू V/R, एक तो यही आता है आपके पास, ठीक है। एक आपको याद होना चाहिए, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये भी याद होगा, I इज इक्वल टू VD इंटू ENA, ये भी याद होना चाहिए। माइंड में सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ से ये भी करंट क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट रिलेशन, लेकिन यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी नहीं है। बाकी तीनों चीज़ें आपके पास, यहाँ पे n भी नहीं है वैसे तो, ठीक है। E आप यूज़ कर लेंगे, A यूज़, मतलब ये वाला फॉर्मूला जो है ऑलरेडी गलत हो गया, तो बचा आपके पास सिर्फ ये वाला, ठीक है। तो I इज इक्वल टू V/R। अब आपको सोचना है मेरे पास कौन कौन सी टर्म्स नहीं है। देखो मेरे पास R तो है, ठीक है, R मेरे पास है, ठीक है, लेकिन मेरे पास V नहीं है। तो अब सोचिए आप क्वेश्चन में से फिर से आप पढ़िए कि आपको क्वेश्चन में कोई और क्वांटिटी दी गई है जिससे आप V का वैल्यू निकाल सकें। सोचिए आप, देखो मेरे पास यहाँ पे E दिया गया है, E दिया गया है मेरे पास, तो मैं E का यूज़ करना चाहूँगा। यहाँ पे E का मेरे पास जो वैल्यू है वो 1.28 है, ठीक है। E का वैल्यू मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, V/L 1.28, ठीक है। तो मैं यहाँ से V का वैल्यू निकाल लूँगा। V का वैल्यू जो मेरे पास आएगा ये आ जाएगा इंटू L आ जाएगा, ठीक है। मतलब V का जो वैल्यू आया मेरे पास 1.28 इंटू 14, ये V का वैल्यू आ गया भाई। बात समझ आ गई। अब ये V का वैल्यू आ गया, अब आप यहाँ पे उठा के V का वैल्यू जो है यहाँ पे रखेंगे, मतलब 1.28 इंटू 14 ओवर 0.104। तो ये आपका करंट भी निकल के आ चुका है। बहुत इजी हो गया, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। रिलेशन आपको आना चाहिए, हर एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से जल्दी याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे और उसको टाइम बचाते हुए आगे वाले क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। क्लियर है भाई। तो ये था 15th क्वेश्चन का। एक और पार्ट भी दिया गया है भाई, वो भी हम सॉल्व करेंगे। ये समझ आ गया होगा आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट भी एक दिया गया है, इसमें आपको देखेंगे क्या बोल दे रहा है। इफ़ द मटेरियल हैज़ 8.5 इंटू 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, फाइंड द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड अंडर द कंडीशंस ऑफ पार्ट बी। मतलब आपको यहाँ पे एक वैल्यू दिया गया है 8.5 इंटू 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे जब भी बोल दे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ पे आपको फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करी गई है, मतलब आपको n दिया गया है, ठीक है। याद रखेंगे भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करी गई है, यहाँ पे n दिया गया आपको। तो निकालना कि आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। बोला उसने एवरेज ड्रिफ्ट, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर से पढ़ देता हूँ मैं क्वेश्चन जो है, इसमें क्या बोल रहा है आपको, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड निकालना है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही फॉर्मूला आता है आपके पास यहाँ पे। मतलब आपको VD कैलकुलेट करना है, तो बड़ा सिंपल हो गया। I इज इक्वल टू जो फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा के आए थे, आपको वही आपको फिर से लगाना है। I इज इक्वल टू VD इंटू ENA का यूज़ करना है, और I ओवर E इंटू N ओवर A आ जाएगा भाई, ठीक है। I आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ से। I आप यहाँ पे उठा के रखेंगे। E का आपके पास चार्ज आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आता है, N आपको इस बार दे रखा है, ठीक है भाई। एरिया आपको पता है πr², R का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। क्लियर है। तो बात समझ आ गई। फॉर्मूले सारे, रिलेशन सारे याद होने चाहिए भाई, अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से सॉल्व जो है बहुत अच्छे से इजीली सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 15th क्वेश्चन। आगे देखेंगे भाई 16th। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। देखेंगे भाई इसमें क्या बोल रहे हैं आपको। एक सर्किट दिया गया आपके सामने कुछ इस तरीके से।
बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। आपको करंट कैलकुलेट करना है, बैटरी में से कितना करंट फ्लो करेगा जिसका वोल्टेज आपको 24 वोल्ट दे रखा है भाई। क्लियर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमने कैपेसिटर वाले चैप्टर में भी करे हैं भाई, ठीक है। वहाँ पे कैपेसिटर दिया रहता था, यहाँ पे आपको एक रजिस्टर दिया गया है और कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर है और वहाँ पे कैपेसिटर था, तो जैसे आप वहाँ पे कैलकुलेट करते थे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो यहाँ पे आप सेम एज ए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द पोटेंशियल मेथड, ठीक है। तो देखेंगे वही फिर से आपके पास पोटेंशियल मेथड लगाएंगे। आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे अगर कोई भी बैटरी या कोई भी कैपेसिटर जो है नहीं आ रहा तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। वैसे ही यहाँ पे कोई भी रजिस्टर नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। अभी क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे 24 ले लीजिए, यहाँ पे 0 ले लीजिए, तो यहाँ पे भी 0 पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, अगर इधर 24 है तो यहाँ भी 24 हो जाएगा भाई, ठीक है। ये वायर आपस में दोनों जुड़े हुए नहीं हैं, ये इसके ऊपर से होते हुए ऐसा जा रहा है। क्लियर है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 24 है तो इधर भी कोई भी रजिस्टर नहीं है तो यहाँ भी फिर से 24 आ जाएगा। कुछ इसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास 0 आ जाएगा भाई। बात समझ आ गई, बहुत इजी है, बहुत इजी है। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आया इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना आ गया भाई, वो 24 आ गया। और कुछ इसी तरीके से यहाँ पे भी 24 आ चुका है, ठीक है। बात समझ आ गई होगी। तो ध्यान से देखेंगे तो आपके पास दोनों रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ठीक है। जब ऐसा रहता है तो आपको पता है दोनों रजिस्टर जो है आपस में पैरेलल में रहे होंगे, ठीक है। पैरेलल में है तो आप सीधा यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। 1/8 लिखेंगे प्लस 1/12 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो एलसीएम आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा 24 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 आ गया, सो 5/24 हो गया भाई, ठीक है। बात समझ आ गई होगी। आप इसको R इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बहुत इजी है भाई। यहाँ पे तो आपके पास जो R इक्विवेलेंट आया इस बार वो कितना आ गया आपके पास, दैट इज़ 24/5 आ गया भाई। बात समझ आ गई होगी, ठीक है। आप V = IR लगाएंगे और V का वैल्यू आपको ऑलरेडी 24 दे रखा है, ठीक है। I आपको कैलकुलेट करना है, R का वैल्यू 24/5 है, तो यहाँ से I का वैल्यू 24 × 5/24 आएगा, तो ये कटेगा आपके पास 5 एम्पियर जो है वो करंट आपका आ चुका है। यही आपको कैलकुलेट करना था, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है अभी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जनरली बोर्ड में पूछे जाते हैं तो ध्यान रखेंगे किस तरीके से कैलकुलेट करना है, बहुत इजी है भाई। यहीं तक था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे, वो भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन दिया गया है, सेम है, ठीक है। तो मैं इसको बना के कुछ इसी तरीके का यहाँ पे आपके पास 4, 8 कुछ इसी तरीके का दे रखा है भाई। क्वेश्चन जो है वो सेम क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। वहाँ पे क्या कर आपके पास कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे एक रजिस्टर लगा रखा है। अगर आप देखेंगे बुक्स में तो यहाँ पे भी एक रजिस्टर है, ठीक है भाई। बात समझ आ गई होगी। यहाँ पे आपको 4 ओम दिया हुआ है रजिस्टर, और यहाँ पे 8 ओम है, यहाँ पे 6 ओम है, और यहाँ पे 12 ओम है। क्लियर है भाई, बात समझ आ गई, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। फिर से आपको यहाँ पे 2 चीज़ें कैलकुलेट करना है, एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और दूसरा आपको करंट कितना फ्लो करेगा बैटरी में से वो कैलकुलेट करना है। तो देखेंगे बहुत इजी है। फिर से वैसे ही आप पोटेंशियल मेथड जो है बहुत इजी मेथड है भाई, आप बहुत अच्छे से उसको लगा सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे देखेंगे 24, यहाँ पे 0, फिर से यहाँ पे 24 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। बात समझ आ गई। आप खुद से दोबारा से ट्राई करेंगे, ये सारा रब करके फिर से बनाएंगे भाई, ठीक है। ये सारा फिर से आप लिखेंगे, क्लियर है। तो देखो यहाँ 24 है तो यहाँ पे भी 24 हो गया, अगर इधर 0 है तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। कुछ इसी तरीके से यहाँ पे भी 0 आ जाएगा इधर चलते चलते, और इधर चलते चलते कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा भाई, ठीक है। बात समझ आ गई होगी। अब ध्यान से देखेंगे तो इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, 24 है। यहाँ पे भी कितना है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, 24 है। यहाँ पे भी कितना है, 24 है। और यहाँ पे भी कितना है भाई, देखो 0, 24 और 0 के अराउंड जो पोटेंशियल इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, 24 से 0 मतलब 24 ही आ रहा है भाई यहाँ पे भी, ठीक है। बात समझ आ गई। तो ध्यान से देखेंगे तो
पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है भाई, सेम है। यहाँ पे सभी रजिस्टर्स के अक्रॉस सभी सेम है, तो मतलब कुछ नहीं करना है, उसको जस्ट आपको सॉल्व करना है। 1/r इक्विवेलेंट लेते हुए यहाँ पे 1/ पहले ही लिखा हुआ था ये ऑलरेडी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ गया, 12 आ गया, 6 आ गया और 4 आ गया भाई, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो फिर से आपके पास 24 आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया भाई, ठीक है। 1/r लिखेंगे या आप r इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1/r इक्विवेलेंट मैं इस बार यहाँ पे r इक्विवेलेंट लिखूँगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 4 10 12 और कितना आ गया, 6 4 10 12 15 हो गया भाई, 15/24 मतलब कि 24/15 आ गया भाई, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है इसका वो सोल्व हो चुका है, तो वो कितना आ गया आपके पास, आंसर जो है इसका वो 24/15 जो है वो आ चुका है अभी, ठीक है। अब कुछ उसी तरीके से आप करंट जो है यहाँ से कैलकुलेट कर ही लेंगे, ठीक है। करंट का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से आई आपको कैलकुलेट करना है। आर इक्विवेलेंट कितना है आपके पास, 24/15 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया आपके पास ये कितना आ गया भाई, ये आ गया आपके पास आई का वैल्यू, ये उधर जाएगा आपके पास 24 × 15 डिवाइडेड बाई 24, इससे ये कटेगा। सो आई का वैल्यू जो आया आपके पास ये 15 एम्पेयर जो है आ चुका है। तो यही करंट का वैल्यू था। बहुत इजी क्वेश्चन है वो, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन जो है आपके पास नेक्स्ट है, जिसमें यहाँ पे भी आपको एक रजिस्टर जो है दे रखा है, तो आप वो खुद से ट्राई करेंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे भी एक रजिस्टर दे रखा है शायद, और कुछ इसी तरीके से एक यहाँ पे रजिस्टर दे रखा है, ठीक है। तो अब आप फिर से कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखेंगे, वही है सारा। अब यहाँ पे एक एक रजिस्टर और लगा दिया है, ध्यान से देखो। तो चलो आपको बता दे रहे हैं भाई, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 24 है, यहाँ पे भी 24 है, ठीक है। चलिए आप खुद से ट्राई करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप, हो जाएगा सॉल्व, जल्दी से ट्राई करेंगे आप खुद से, ठीक है। अभी तक यही है, बाकी नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे भाई।